अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैगन की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां एवं रोपाई तकनीक, दुधारू पशुओं में सर्रा रोग की समस्या एवं निदान, अपने प्रदेश में बैगन की खेती वर्ष भर की जाती है। तो जो किसान भाई इस मौसम में बैगन की खेती करना चाहते हैं वो अभी बैगन की तैयार पौधों की रोपाई कर सकते हैं। लेकिन भरपूर उपज के लिए बैगन की रोपाई करते समय कुछ खास बातों जैसे खेत की तैयारी, रोपाई, दूरी, खाद की मात्रा आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पर किसान इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए बैगन की रोपाई करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विभाग जिला पटना उप निदेशक डॉक्टर देवनाथ प्रसाद। किसान भाई, यदि आप सब्जी की खेती करते हैं, खास के गर्मा में बैगन की खेती करते हैं, तो निसंदेह आप खेत की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से करें ताकि उपज भी अच्छी हो और लागत भी कम लगे, कि वे निश्चित रूप से खेत की जो तैयारी करें उसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जरूर ज़्यादा दें। अनुशंसा अनुसार लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यदि वर्मी कंपोस्ट खेत में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होती है वह पूरी हो जाती है और बैगन की फसल काफी अच्छी हो सकती है। किसान भाइयों, बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले भूमि चयन एवं इसकी तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। पहली जुताई हैरों तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें तथा इसके खाद एवं उर्वरकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो गोबर की खाद 10 से 15 टन जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके बाद यूरिया 270 किलोग्राम, DAP 150 किलोग्राम एवं पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। आप रासायनिक खाद का यदि आप उपचार करते हैं और रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ नेत्रजन यदि आप उपयोग करते हैं, तो नेत्रजन की जो भी अनुशंसित मात्रा है उसको 3 स्प्लिट डोज में यदि आप देते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। आप बैगन की जो फसल लगा रहे हैं उसमें प्रभेद के चयन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और प्रभेद का वैसा चयन करें गर्मा फसल में अच्छी उपज देता हो। खेत तैयारी के बाद अब आपको बैगन की उन्नतशील किस्मों का चयन करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप राजेंद्र बैगन 2, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, आर्का नवीन, पूसा हाइब्रिड 5 आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। इन किस्मों की औसतन उपज 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के भी प्रभेद आए हैं, दिल्ली पूसा के भी प्रभेद हैं और वे अच्छे कर रहे हैं। पूसा परपुर लौंग, जिसको PPL के नाम से भी जानते हैं, वह बहुत ही अच्छा प्रभेद है और उसको यदि आप लगाते हैं तो उपज भी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ कीट व्याधि की जो समस्या है उसके प्रबंधन में भी बहुत हद तक सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त बैगन के बहुत सारे हाइब्रिड किस्म भी आ गए हैं, उसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके प्रबंधन पर आप उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें कीट व्याधि लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो कीट व्याधि से बचाव हेतु आप अगर बीज का उपचार कर लेते हैं
तो बिचड़ा का भी उपचार कर लें और मिट्टी का भी उपचार कर लें तो कीट व्याधि लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद तैयार बिचड़ा को उखाड़कर लगाने से पहले उसको उपचार कर लें। तो उपचार करने के लिए थीरम 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों को उपचार कर लें तथा इसके बाद बैगन की रुपाई करें। तो इसके लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर पर रुपाई करें। रुपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। इसके बावजूद यदि कीट व्याधि लगते हैं तो आपको फसल उपचार करना ही होगा। और इस फसल उपचार के लिए बैगन के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख कीट जो होते हैं वह बैगन के फल छेदक और धर छेदक के नाम के कीड़े होते हैं, जो बैगन को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। कि आप बैगन के जो भी फल छेदक है या धर छेदक है, जो कि पौधे को भी प्रभावित करते हैं, साथ साथ फलों को भी प्रभावित करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप निसंदेह प्रारंभिक अवस्था से ही नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग करें। 3 से 4 ml नीम आधारित कीटनाशी 1 लीटर पानी में घोल के यदि प्रारंभिक अवस्था से 7 दिनों के अंतराल पर यदि 2 से 3 बार आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो निसंदेह इस कीड़े से जो क्षति होती है उसकी क्षति की तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है और बहुत हद तक आप स्वस्थ बैगन का उत्पादन कर सकते हैं। वायरल डिजीज का प्रश्न है, माइकोप्लाज्मिक डिजीज का प्रश्न है, उसमें आप शुरू से ही यदि उपचार कर लेते हैं और रोग रोधी किस्म या रोग सहिष्णु किस्म का चयन करते हैं तो निसंदेह इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। जिसमें माइकोप्लाज्मा से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल लग गए हों, छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है, उसको आप उखाड़ लें सावधानी से और उखाड़ने के बाद उसे एक जगह एकत्र कर जला दें तो वह बहुत ही श्रेयस्कर होगा और इसके जो प्रसार हैं, इस रोग के प्रसार हैं पौधे में जो फैलते हैं, इसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ की उचित मात्रा का प्रयोग बड़ा ही श्रेयस्कर होता है, अतः कार्बनिक मात्रा निश्चित रूप से मिट्टी में जरूर डालें, यह बैगन की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में बहुत से किसान खेतीबाड़ी के साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, जिनके पालन से अच्छा लाभ भी मिलता है। लेकिन समय समय पर इन दुधारू पशुओं में कई समस्या भी देखने को मिलती है, जिनमें से एक है सर्रा रोग की समस्या। इस रोग के कारण पशु मरता तो नहीं है, लेकिन इसके कारण दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इस समस्या का निदान आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर सरोज कुमार से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्रामक रोग के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्रा रोग। तो पशुपालक भाइयों, आप लोगों ने अक्सर एक चीज़ नोट किया होगा कि कई बार आपके पशु जो है सर्रा रोग से ग्रसित हो जाते हैं और जिसका अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाता है तो पशु की मृत्यु तक हो जाती है। किसान भाइयों, सर्रा रोग दुधारू पशुओं में होने वाला घातक रोग है, जिसके लक्षणों की जानकारी अक्सर किसानों को नहीं होती और वो समय रहते इसकी रोकथाम नहीं कर पाते। इसलिए आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रोग क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है। इस रोग के कारण एक तरह के रक्त परिजीवी होता है जिसका नाम ट्रिपनोसोमा इवांसी है। तो ये रक्त परिजीवी जो है डांस मक्खी के काटने से उसके लार ग्रंथि में जो है ये चले जाते हैं और जिससे एक पशु से दूसरे पशु में ये परिजीवी जो है फैलते चला जाता है और ये संक्रामक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। इस रोग के लक्षण में पशु जो है बहुत तरह का उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, जैसे एक ही स्थान पे गोल गोल घूमना, अपने माथा को नीचे करके, उसके बाद थथुना को जमीन पे रख कर बैठना और उसके बाद पशु का जो है रुक रुक कर पेशाब करना और कई बार पशु जो है अंधा जैसा प्रतीत होता है, कभी वो दीवार में टक्कर मारता है, कभी किसी इंसान में टक्कर मारता है। तो इस तरह से लगता है जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसके अलावे
पशु के शरीर में असामान्य तापमान हो जाना, कभी तापमान बढ़ता है और कभी इस रोग में तापमान घट जाता है। इसके अलावा पशु का जो आँख होता है वो लाल हो जाते हैं और अंदर की तरफ उसका आई बॉल धंस जाता है, जिससे कि इस रोग का जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस रोग में पशु को अतिशय कमजोरी हो जाती है, जिससे उसके शरीर का मांस भी गल जाता है और पशु काफ़ी निर्बल और दुबला पतला दिखलाई पड़ता है। किसान भाइयों, इस रोग के लक्षणों के बारे में जान लेने के बाद अब बात करते हैं कि अगर आपका पशु रोग से ग्रसित है तो आप इसका उपचार कैसे करेंगे और ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। और इस रोग का जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो तो रक्त की जांच से ही पता चलेगा। रक्त को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये परजीवी दिखाई पड़ता है, लेकिन लक्षण से भी इस रोग का पहचान किया जा सकता है। और जैसे ही इस रोग की पुष्टि हो जाती है, आपको तुरंत पशु चिकित्सक की देखरेख में इसका समुचित उपचार करवाना चाहिए। और इस रोग की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ये जो डांस मक्खी है जो कि पशुओं को काटती है, उसका खून पीती है, उस मक्खी पर नियंत्रण किया जाए। यही डांस मक्खी इस बीमारी को फैलाने की काम करती है। और इसके नियंत्रण के लिए आप अपने घर के आसपास जो भी झाड़ी है, चूँकि ये झाड़ियों में ही पनपते हैं, तो उन झाड़ियों को काट दें और साथ ही साथ शाम के समय थोड़ा धुआं कर दें हल्का, जिससे कि मक्खी मच्छर इत्यादि आपके पशुओं के आसपास नहीं रहे। इसके अलावा पशुशाला की नियमित सफाई करनी चाहिए। साथ ही सप्ताह में एक बार बुझे हुए चूने या लाल दवा के घोल से पशुशाला को साफ करना चाहिए। पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पीने के लिए देना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। इससे थोड़ा सा इस पशु में रोकथाम संभव है। और अगर बीमारी हो जाती है तो रक्त परिजीवी के लिए बहुत सारी दवाएं, जैसे डाईएमिनाजिन एसिचुरेट कंपोजिशन की दवाएं बाजार में उपलब्ध है, जो कि पशु चिकित्सक की देखरेख में और शरीर के भार के अनुपात में अपने पशुओं को दिलाना आवश्यक होता है। इसके अलावा पशु को कमजोरी के लिए भी बहुत सारी मल्टीविटामिन और भूख जगाने के लिए भी कुछ दवाएं देनी पड़ती है। और कई बार पशु जो है बीमार पड़कर पिछले पैर से वो गिर जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में पशु को जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उसे इंट्रावेनस माध्यम से उसे सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पशुपालक भाइयों, इस बीमारी में जितना जल्द उपचार शुरू कर दिया जाए, क्षति उतना ही कम होता है और पशु का जो है रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाता है। अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो लाल रक्त कण की कोशिकाएं जो है वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उससे जो है फिर पशु दोबारा रिकवरी नहीं कर पाता है। तो इसलिए जितना जल्द उपचार कराएंगे, अपने पशु को पहले बीमारी को पहचानेंगे, उतना ही जल्द आपका पशु आसानी से ठीक हो सकेगा और आप अपने पशु से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सागौन को इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है। इससे अच्छी किस्म की लकड़ी पैदा होती है और इसी वजह से इसकी देश और विदेश में बाजार में अच्छी डिमांड भी रहती है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय आप इसकी स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करेंगे, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर पीके मिश्रा से। किसान भाइयों, सागौन की नर्सरी लगाने का इस समय उचित समय चल रहा है। तो नर्सरी लगाने के लिए हमें पॉलीथीन में मिट्टी का भराव करना होता है। पॉलीथीन के चयन में हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि जिसमें नीचे छिद्र बने हों, उन्हीं पॉलीथीन का हम चयन करें। पॉलीथीन जो हमारी हो 6x9 इंच की पॉलीथीन लेने के पश्चात उसमें हम मिट्टी का रोपण करके उसको हम क्यारी में एक दूसरे से सटा कर रख देते हैं। उसके पश्चात हम सागौन की कटिंग को उसमें लगाते हैं। तो सागौन की नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग सागौन की
कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग सागौन की रूट भी बोलते हैं। किसान भाइयों, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि यह रूट प्राप्त कैसे होता है। तो किसान भाइयों, रूट बनाने के लिए पहले सागौन के वृक्षों से बीज एकत्र किए जाते हैं। उसके बाद 1 माह तक पानी में डालकर बरसात में छोड़ दिया जाता है। फिर किसी फोड़ा या खुरपे की सहायता से बीजों को मिलाते हैं, जिससे छिलका निकल जाता है। फिर बीज को अच्छी तरह से सुखाते हैं और इन बीजों की बुआई अप्रैल से लेकर जून तक की जाती है, जिससे अगले वर्ष पौधे प्राप्त होते हैं और इन्हीं प्राप्त पौधे की जड़ की कटिंग करके फिर से पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो सागौन की जो कटिंग होती है उसका चयन करते समय हमको ये विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारी उंगली के मोटाई के आसपास होनी चाहिए और वो बहुत सूखी नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सूखी रहेगी तो फिर उसमें जमाव कम होगा। किसान भाइयों, सागौन की नर्सरी में सागौन की कटिंग की छटाई करने के पश्चात हम 3 ग्राम बेबिस्टिन को प्रति लीटर पानी में घोल के उसमें सागौन की कटिंग को डाल देते हैं। सागौन की कटिंग को उस बेबिस्टिन के घुले हुए पानी में आधे घंटे तक डुबोने के पश्चात हम छाया में सुखा लेते हैं। इससे हमारे जो कटिंग्स है, जिसको हम रूट बोलते हैं, उसमें जो भी कीट व्याधि इत्यादि होते हैं वो जो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है उसको हम पॉलीथीन बैग में लगा देते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारे नर्सरी के आसपास जहाँ पर हम नर्सरी लगाना चाहते हैं वहाँ पर दीमक इत्यादि का प्रकोप हो, तो हमको ऐसी स्थिति में उस जगह से बचना चाहिए जहाँ दीमक इत्यादि का प्रकोप हो, वहाँ पर इसकी नर्सरी का रोपण हम ना करें। सागौन की कटिंग को जब हम पॉलीथीन में लगाते हैं तो किसान भाइयों, हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि अपने दोनों अंगूठों से उस कटिंग को लगाने के पश्चात उसकी मिट्टी को दबा देंगे, ताकि उसमें कोई वायु संचार ना रह पाए और जब सिंचाई करने के बाद हमारी जड़ सीधी खड़ी रहे और वो टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए। हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम धीरे धीरे गर्म हो चला है, तो हमको हफ्ते में 1 बार जो है अपनी नर्सरी की सिंचाई करते रहना चाहिए और हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो पॉलीथीन की मिट्टी है उसकी नमी जो है वो सूखने ना पाए। नमी बरकरार रहने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर जो हमारा अंकुरण होता है, उसके पश्चात जो है हमारे जो पौधे उसमें निकलना शुरू होते हैं। हमें 15 से 20 दिन के पश्चात जो है अपनी नर्सरी की जो पॉलीथीन हमने लगाई है नर्सरी में, उसमें से खरपतवार इत्यादि को निकाल करके हमें उसको पॉलीथीन की थैली को शिफ्ट करते रहना चाहिए। पॉलीथीन की थैली को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में हटा के रखने को हम शिफ्टिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे की जड़ अगर पॉलीथीन की थैली को फाड़ के मिट्टी में चली जाती है, तो अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वो जो है जड़ जो है वो मिट्टी में नहीं जा पाएगी और हमारी जो है पौधे वो स्वस्थ रहेंगे। इसकी नर्सरी का रोपण करने के पश्चात हम माह जुलाई में जब हमारा वर्षा ऋतु आती है तो हम अपने खेत में इसका रोपण करते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में गरज वाले बादलों के बनने से हल्की वर्षा हो सकती है। मैदानी हिस्सों के जिलों में इस अवधि में 5 से 10 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के दौरान हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं,
जिसकी संभावना तराई के जिलों में अधिक है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आलू की खुदाई अविलंब कर भंडारित करें। प्याज में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। थ्रिप्स प्याज को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है। ये आकार में अति सूक्ष्म होता है तथा ये पत्तियों की सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर दाग दिखाई देते हैं, जो बाद में हल्के सफेद हो जाते हैं। थ्रिप्स की संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफॉस 50 ईसी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्षा बूंदाबांदी की संभावना को देखते हुए कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि फिलहाल खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित रखें। तैयार फसलों की कटाई में सतर्कता बरतें तथा कटे हुए फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। सब्जियों की फसल में निकाई गुड़ाई करें। गर्मा मूंग तथा उड़द की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूंग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, SML 668, HUM 16 एवं सोना तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। ओल की रोपाई करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। हरा चारे के लिए ज्वार की बुआई करें। इसकी स्वीट ज्वार या कहवा प्रभेद लगाएं। ज्वार के साथ हाइब्रिड मेथ या बोरी की फसल जरूर लगाएं। मकई की अफ्रीकन टॉल प्रभेद की बुआई करें। बकरियों में अगर PPR एवं एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका नहीं दिया हो तो जरूर लगाएं। तापमान में अनापेक्षित बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलवाएं। जो किसान भाई रुपाई कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें तथा रोपा के 25 से 30 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित कर यूरिया का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में जिनका बढ़वार ज्यादा हो गया हो तो पौधों में झांकी लगा दें, जिससे कि पत्तियों एवं फलों का संपर्क सीधे मिट्टी से नहीं हो सके। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ओरमाझी जिला रांची से अमरीश महतो ने। यह कुसुम के वृक्षों पर लाख कीट चढ़ाते समय किन किन बातों का ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमरीश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी समय है कि कुसमिला फसल काटना एवं नया फसल के लिए फसल लगाने का समय। तो इसी समय में कुसमिलाख हम बेर पेड़ से काटते हैं, जिस पेड़ में कि जुलाई महीना में लगा हुआ था। ये ऑर्गेनिक फसल काट के अभी जो लगाएंगे ये जेठवी फसल हो जाएगा। किसान भाइयों, जून जुलाई महीने में लगाई गई लाख परिपक्व हो चुकी है, जिसकी अभी कटाई चल रही है। इसके बाद अक्सर किसान कुसुम के वृक्षों पर लाख कीट को चढ़ाते हैं, लेकिन लाख कीट का संचरण करते समय किसान कोई ध्यान नहीं देते, जिससे शत्रु कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और लाख कीट मरने लगते हैं। इसलिए इन शत्रु कीटों से बचाव हेतु लाख का संचरण करते समय इसको उपचारित करना चाहिए। इसलिए जेठवी फसल के लिए हमको छायादार पौधा चाहिए। अभी देख रहा है ये कुसुम पेड़,
ये कुसुम पेड़ में पतझड़ हो रहा है। गर्मी आते आते यहाँ नया नया पत्ता आ जाएगी, तो गर्मी फसल यहाँ नहीं मरेगी। इसलिए बेर फसल से आने वाली जटवी फसल के लिए कुसुम पेड़ में लगाएंगे। कुसुम पेड़ में लगाने से पहले हम बीज का उपचार करना जरूरी है। इसलिए बीज को एक एक बीता का टुकड़ा काट के 100-100 ग्राम का बंडल बना के उपचार करेंगे। बीटी बैसिलस thuringiensis ये बायोपेस्टिसाइड है, ये बीज ला का उपचार कर सकता है। नहीं तो फिप्रोनिल रीजेंट, उसको भी हम बीज ला उपचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर फिप्रोनिल करेंगे तो 1 लीटर पानी में 1.5 ml डालना पड़ेगा। अगर बीटी या बैसिलस thuringiensis करेंगे तो 1 लीटर पानी में 0.2 ग्राम डालना पड़ेगा। फफूंदनाशक का डालने से भी अच्छा रहता है कि बिहन के ऊपर कुछ फफूंद भी है, इसलिए फफूंदनाशक हम अभी हेक्साकोनाजोल 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर डालता है। तो पानी में कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों डालने के बाद बिहन बनी हुई बिहन को वहाँ डुबा देता है। वहाँ डुबा के हम 15 मिनट रखने के बाद उसको निकाल देंगे। 15 मिनट के अंदर बिहन के ऊपर जितना शत्रु कीड़ा का अंडा है, पिल्लू है और तरह तरह का परजीवी कीट है, वो सब मर जाएगी। किसान भाइयों, लाख कीट को उपचारित करने के बाद इनके बीज को इकट्ठा कर बांध लें। उसके बाद जाली में रखकर वृक्षों की शाखाओं पर आवश्यकता अनुसार बांधना चाहिए। संचरण की प्रक्रिया में बरूद लाख या बीहन लाख से निकलने वाले शिशु वास्तव में अपने जीवन यापन के लिए टहनियों पर स्थान तलाशते हुए फैलते हैं और पोषक वृक्षों की शाखाओं का रस चूसते हुए उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। तो ये चीज अभी किसान भाई लोग ध्यान देना चाहिए। अभी बीज लगाने का समय है, इसलिए अभी से लेकर के 15 दिन 1 महीना तक ये बीज लगा सकता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये बीज गर्मी का समय लगा रहा है, अभी लगाएंगे तो जुलाई महीना में तैयार आ जाएगी, तो मार्च अप्रैल मई जून ये गर्मी आएगी। इसलिए हम बेर में कि कोई सेमियालता में ऐसा पेड़ में अभी बीज नहीं लगाएंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे बाजार भाव हेतु धनिया की कटाई और गहाई पर जानकारी। जैविक उर्वरकों के प्रयोग की विधि एवं लाभ। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।